सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया था। होप कि आपको वेक्टर्स जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वेक्टर्स एक ऐसा चैप्टर है कि अगर वो आपको क्लियर नहीं हुआ तो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जहां भी वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए एक एक तरीके से नोट्स बनाते चलना, लाइन लाइन से नोट्स बनाते चलना और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना। याद रखना, सिर्फ लेक्चर्स देखना नॉट इनफ, ठीक है। साथ में साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी, तभी रिजल्ट बनेगा आपको, ठीक है। नीट 2022 के लिए हमारा ड्रॉपर बैच भी लॉन्च हो चुका है। चाहो तो आप उसको चेक कर सकते हो, परचेस कर सकते हो 4999 में। इसके दो प्राइसेस हैं, एक 5999 भी प्राइस है हमारा, जिसमें आपको डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन 4999 में आपको डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलेगा। कंटेंट आपका सेम रहने वाला है, इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। मतलब जो दोनों प्राइसेस हैं उसमें भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको बहुत ऑथेंटिक और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और मजा आ जाएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे बायोलॉजी जो है वो विपिन शर्मा सर पढ़ाएंगे। फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा फिजिक्स में। और नितेश देवनानी सर ये आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। भाई ये जो टीचर है ना वो लाजवाब है भाई, लाजवाब टीचर है। मुझे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं भी इनके वीडियोस देखता था। बताओ, अपने टाइम पे नहीं बोल रहा हूं, अभी जेनेसिस बैच चला था फ्री में, मैं इनके वीडियोस देखता था भाई। पढ़ाने का तरीका इनका बहुत जबरदस्त, बहुत सिंपल। तो आप चाहो तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी परचेस कर सकते हो। अगर सिर्फ आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो आप 1999 में मुझसे पढ़ सकते हो। अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो वही भी 1999 में पढ़ सकते हो। और अगर सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो ₹2499 में पढ़ सकते हो। मतलब हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो चाहो तो आप उसको चेक कर सकते हो। आप प्ले स्टोर पे जाना, मार्क्स अप लर्निंग ऐप, मार्क्स अप लर्निंग ऐप सर्च करना, ठीक है ना। ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, खोल के देखना और कोर्सेज के डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं तो बोलूंगा भाई ये जो ड्रॉपर बैच है कंबाइंड आपको पीसीबी 4999 में मिल रहा है, उसको ले लो, आपको सस्ता पड़ेगा। क्योंकि देखो भाई 1999 2499 लगभग 6000 रुपए से भी ज्यादा तुमको पड़ेगा। ये 2000 और 2000 6499 का आपको पड़ रहा है, लेकिन यही आपको 4999 में मिल जाएगा, ठीक है। तो बजट थोड़ा सा कम है तो एक कंबाइंड कोर्स ले लो, मजा आ जाएगा, ठीक। चलो, और अगर मुझसे सिर्फ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो 1999 का भी सिर्फ फिजिक्स का कोर्स देख सकते हो। और 2999 में बस अंतर क्या होगा, कंटेंट तो सेम रहेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, लेकिन इसमें डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल रहेगा 2999 में, 1999 में नहीं रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सर क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करना है ये बता दो। स्प्रिंट बैच है, चीजें तेजी से चलेंगी क्योंकि मुझे अपने बैच पर भी ध्यान देना है और प्लस यूट्यूब पे भी बढ़ाना है। तो ये जो कोर्स है उसको आप देख के 140 प्लस टारगेट कर सकते हो, 1 आउट ऑफ 180। लेकिन सिर्फ लेक्चर्स देखना इनफ नहीं होता है। वेक्टर्स जैसे आपने देखा, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसका अप्रोच देखो, कैसे अप्रोच करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पी वाई क्यूज सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है आपको, पी वाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। उसके बाद अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखे हो तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बनाने हैं, नहीं तो एक साइड बुक रखनी है। इतना करोगे भाई तब जाके ये टारगेट कर सकते हो। क्योंकि पता चला आपको क्वेश्चन तो सारे आते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट ही आपका बहुत ज्यादा पुअर है, तो क्वेश्चन आते हुए छूट जाएंगे तो मार्क्स आएंगे नहीं आपके। तो ध्यान रखना, कहीं से भी पढ़ लो, सिर्फ लेक्चर्स देखना इनफ नहीं होता है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। चलो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। वेक्टर मतलब डायरेक्शन होगा। मान लो तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और तुम्हारे पास जेड एक्सिस है, ठीक है। अब तुमको पता है कि अगर तुम मूव किए कहीं और पहले ऑरिजिन पे खड़े थे, ओ पर, इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। और मान लो तुम किसी पॉइंट यहां पर आ गए, तो तुमको पता है ये चीज कि तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी, वाई कोऑर्डिनेट भी और जेड कोऑर्डिनेट भी। तो आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में गए, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब पोजीशन बताने के लिए तुमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जरूरी नहीं कि आप ऑरिजिन ही लो। यहां मैं समझाने के लिए आपको ऑरिजिन बता रहा हूं, ठीक है। तो आप इतना क्या किए, मूव किए, ये आपका पोजीशन हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सिंपल मैं अगर एक्स एक्सिस लूं और वाई एक्सिस लूं और तुम यहाँ पे ऑरिजिन पे क्या थे, खड़े थे तुम। ऑरिजिन पे अगर तुम खड़े थे तो मान लो तुम यहां से मूव करते करते यहाँ पे आ गए और तुम 9th-10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होगे तो इतना पता चला होगा यहाँ पे आ गया होगा, तो ये 1, 2 मान लो सपोज कोई पॉइंट है।
तो आपकी पोजीशन बदल गई किसके रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये जो वेक्टर होगा ये वाला, वो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। सर इतना ही समझना था, बिल्कुल बस इतना ही समझना था। अगर तुमको कभी भी दो पोजीशन वेक्टर दिए हों और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो, तो अभी मैं उसके आगे बताता हूं, ठीक है ना, कि कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में अच्छे से डिफरेंस समझना कि क्या होता है, ठीक है। चलो, डिस्टेंस होता है तुम्हारा टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, एक्चुअल पाथ। देखो जैसे मान लो तुम ऐसे मूव किए और इस पॉइंट पर आ गए तुम, तो देखो इस रोड से अगर तुम मूव करते करते ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहां पे पहुंच रहे हो, तो ये जो लेंथ होगा ना, ये पूरा लेंथ, ये जो पूरा लेंथ होगा ना, वो क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड। जो जो हिंदी में बोल रहा हूं सब कुछ लिखते जाना भाई, बोलोगे सर हम तो आपके स्टूडेंट हैं, हमको तो पता है। अगर तुम इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दो और उस लाइन की लेंथ फाइंड करो, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आप यहां से देख सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर मान लो एक रोड है जो सिंपली स्ट्रेट है और आप यहां से यहां मूव किए, तो डिस्टेंस क्या होगा, इसका लेंथ होगा। डिस्प्लेसमेंट सर ने क्या बताया था, दोनों एंड पॉइंट्स को, मतलब सॉरी, दो इनिशियल पॉइंट को और एंड पॉइंट को क्या करो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। ये ऑलरेडी ज्वाइंट है, ये डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो इस केस में क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इस केस में क्या था, ग्रेटर था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हाँ सर बात समझ में आती है, हाँ सर बात समझ में आती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब उसका डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। सर आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, इस लाइन का लेंथ। सर डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये इनिशियल पॉइंट है और अगर ये फाइनल पॉइंट है, तो देखो वो यहां से यहां गया है ना, तो जहां से जहां जाएगा उसको एरो से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, वही डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का। बात आई समझ में, हाँ सर बात आई समझ में। एकदम क्रिस्प थ्योरी रखूंगा ताकि आपका बहुत जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और 140 प्लस टारगेट कर सको। एकदम ये नहीं कि तुम पूरा दुनिया भर का चीज बकायदे पढ़ा दिया और लास्ट में तुम नोट्स खोल रहे हैं तो लो भाई सब भूल भी गए हैं और नोट्स भी रिवाइज नहीं हो रहा। स्प्रिंट बैच है, चीजें तेजी से चलेंगे लेकिन कुछ भी छोड़ूंगा नहीं जो निट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, ठीक है। चलो 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 चलो, तो डिस्टेंस समझ में आ गया सर, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। ये देखो ये जो सब जो नोट्स लिखे होते हैं ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैं हिंदी में बोल रहा होता उसको नोट कर लो, ठीक है। झमाझम, हमको तो पता है सर, लास्ट ईयर के भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। चलो, तो सर इतनी बात समझ में आती है, आगे बताओ सर। ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। अगर मान लो तुम ऑरिजिन पे खड़े थे, ठीक है, और तुम क्या किए, ऑरिजिन से मूव करते करते टुकुर 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 यहाँ पे आ गए, पॉइंट ए पर आ गए। तो अभी अभी सर ने बताया कि ए जो है और ओ जो है उसको एक एरो से अगर तुम क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर बनता है। तो ये बन गया तुम्हारा R1 वेक्टर। अब तुम क्या किए कि इस पॉइंट ए से मूव करते करते इस डायरेक्शन में गए और पॉइंट बी पे आके रुक गए। अब पॉइंट बी को अगर पॉइंट ओ से तुम ज्वाइन कर दोगे तो तुमको एक नया पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं R2 वेक्टर। तो अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस केस में, तो तुमको क्या कर देना होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वो क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बात आई समझ में, हाँ सर बात आई समझ में, ठीक है। चलो इतना समझ गए। अब लो एक क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये जरा मुझे बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अगर ये तुम्हारा एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसकी रेडियस दी हुई है तुम्हारे पास, कितनी रेडियस दी है तुम्हारे पास, 2 मीटर, ठीक है। अगर एक आदमी, मतलब मान लो तुम ही यहाँ पे खड़े थे और अपने नन्हे मुन्ने पैरों से अगर आप मूव करते 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 इस पाथ से ऐसे ऐसे करते करते यहां पर आ चुके हो,
तो बताओ डिस्टेंस कितना आपने कवर्ड किया। तो आप बोलोगे सर प्यार मोहब्बत और प्रेम से हम बोलते हैं कि जो एक्चुअल लेंथ होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक्चुअल लेंथ तो ये है, तो सेमी सर्किल की लेंथ कितनी होती है, पाई इंटू आर होती है, लिख लेना नहीं पता हो तो। ठीक है, तो ये हो गया पाई इंटू आर, आर कितना दिया है 2, तो ये हुआ तुम्हारा 2 पाई मीटर। ठीक है, अब ड्रॉपर बैच है भाई, तो इतना नहीं बताऊंगा कि डिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो मीटर में होता है। जहां टफ यूनिट्स आएंगे बता दूंगा, जैसे स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा बताओ। डिस्प्लेसमेंट सर ने क्या बोला था, इनिशियल पॉइंट को देखो, फाइनल पॉइंट को देखो, दोनों को एक लंबी लाइन से क्या कर दो, एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो लो सर ज्वाइन कर दिए, तो ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए, तो ये लाइन का कितना है बताओ लेंथ, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर। तो 2 + 2 क्योंकि रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये हो गया 4 मीटर। तो 4 मीटर तुम्हारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो नेक्स्ट फेमस क्वेश्चन, कोचिंग का कोई भी मॉड्यूल बनाओगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो मान लो तुम यहां पे खड़े थे, ठीक है, पॉइंट ए पे, और तुम आ गए पॉइंट बी पे। बात आई समझ में, हाँ सर बात आई समझ में। इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, मतलब ये आर रेडियस का सर्किल है। अब पॉइंट ए से मूव करते करते ऐसे पॉइंट बी पे आके खड़े हो गए, तो बताओ कितना डिस्टेंस आपने कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगर ये एंगल थीटा है तो। ठीक है, बात सर समझ में आती है। तो ये डिस्टेंस तो हमको पता चल जाएगा सर, ये तुम्हारा क्या बन रहा है, ये तुम्हारा एक आर्क बन रहा है। ए बी तुम्हारा क्या जो है, ए बी जो तुम्हारा है वो क्या है, लेंथ है तुम्हारा, जो एक्चुअल लेंथ है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, और हमको पता है कि S = r थीटा होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, r इंटू थीटा, क्योंकि तुमको यही S तो फाइंड करना है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दो, वो होगा आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे सर, देखो ये जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा ट्रायंगल है उसको बाहर निकालने की कोशिश करो, बाहर लिखो। तो आप इसको क्या कर देते हो कि इस तरीके से ड्रॉ कर देते हो। देखो ये एंगल थीटा था और ये आर है और ये आर है, आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। इसको मान लेते हैं टोटल एक्स, ये होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि आप देख सकते हो कि ये तुम्हारा जो है आर है, ये आर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर तुम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये इस साइड को बाइसेक्ट करता है, तो ये x/2 हो जाएगा, और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, तो ये θ/2 और ये भी θ/2। अब एक ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसमें आप क्या लिख दो, sin θ/2। तो sin θ/2 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा x/2/r। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, x/2r, x/2r। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना आया, x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2r sin θ/2, 2r sin θ/2। और आपको यही तो फाइंड करना था, ये पूरा x ही तो था, तो x ही तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r sin θ/2। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। बात आई समझ में, हाँ सर बात आई समझ में। चलो अब देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। जिस तरीके से डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वैसे ही स्पीड जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वैसे ही वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बात आई समझ में, हाँ सर बात आई समझ में। तो स्पीड होता है उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं, और जब वेलोसिटी होता है उसको भी मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं। इतनी बात तो हमको पता है सर। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपने तो बता दिया, वेक्टर क्वांटिटी आपने बोल दिया, इसका मतलब कि उसके साथ डायरेक्शन भी होगा। सर स्पीड क्या होता है, अगर तुम्हारे स्पीड का बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहां याद रखना, डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेलोसिटी सर क्या होता है, इस डिस्टेंस के जगह बस क्या कर दो, डिस्प्लेसमेंट लिख दो। देखो
तो तुम्हारा क्या बन जाता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है। मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। मतलब आप यहां से देखोगे तो आप डिस्टेंस निकालना चाहो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। ये कब होगा, ये तब होगा जब स्पीड कांस्टेंट होगा। नोट कर लेना इस बात को। यहां से आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या, तुम्हारा डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो। इस चीज को ध्यान में रख लेना। चलो अब देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इसमें बहुत छोटा सा टर्म है ये। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है कि तुम्हारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब कभी भी क्वेश्चन हो मैं ये बोल देगा कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो समझ जाना कि वो यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर ये बोल देगा कि यूनिफॉर्म मोशन है तो समझ जाना कि स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड और यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस है। सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन बोलेगा तो समझना कि स्पीड कांस्टेंट है। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जाहिर सी बात है, यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, स्पीड कांस्टेंट हो। तो नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे, जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं हो। बात आई समझ में, हाँ सर बात आई समझ में, ठीक है। अब देखते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलो एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड की बात करें तो एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो डिफाइन किया जाता है। किसमें, एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिवाइड किया जाता है, सॉरी डिफाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। मतलब सर टाइम इंटरवल मतलब क्या, अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी यहां से यहां तक मूव किया, यहां t इज इक्वल टू 0 सेकंड से स्टार्ट किया था और t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे वो यहां पे आ चुका है, तो बताओ कि t इज इक्वल टू 5 सेकंड में उसकी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या थी। तो ये बोलना सही होगा क्योंकि आपने टाइम इंटरवल बता दिया कि बताओ पूरे 5 सेकंड में। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, इसके बीच में आ रहा है ना भाई, टी इज इक्वल टू 0 सेकंड और टी इज इक्वल टू 5 सेकंड के बीच में, कि टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बताओ कि इसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो ये कहना क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड आप एक पार्टिकुलर टाइम पे पूछ रहे हो तो वहां पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड नहीं होती है। वहां पे क्या डिफाइंड होती है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टैंटेनियस स्पीड। वो पढ़ेंगे कब, जब हम लोग वेरिएबल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये नहीं पढ़ना है, गलती से मैंने स्लाइड में डाल दिया है, ठीक है। तो इतनी बात सर समझ में आती है। एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट। याद रखना यहां डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है तो यहां डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी बाय टोटल टाइम। और अगर यहां पर स्पीड है तो क्या होगा, ये स्केलर है तो कुछ स्केलर लिखो, तो स्पीड की जगह स्केलर क्या लिखो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बस इसी का ध्यान रखना, बस ये बेसिक फॉर्मूला है और इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहां डिस्प्लेसमेंट होता है और यहां पे डिस्टेंस होता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है और अच्छा अच्छा क्वेश्चन उड़ा देते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उड़ा देते हैं भाई साहब। चलो, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस L with speed v1 and other half with speed v2, then its average speed is, हमेशा ध्यान रखना कि क्या तुमसे पूछा गया है। चलो, तो हमको तो पता है सर कि जो एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, झमाझम करके टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। इतनी बात समझ में हमको आ गई। याद रखना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रैक्टिस भी। लेक्चर्स देखना इनफ नहीं होता है, नहीं तो फिर आप लास्ट में मुझे ही गालियां दोगे, इसलिए पहली बार 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 इसीलिए बोल दे रहा हूं, लेक्चर देखना बस इनफ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और प्रैक्टिस यही आपको फिजिक्स में मास्टर बना सकती है। चलो, तो एक व्हीकल है वो टोटल डिस्टेंस एल अगर है हमारा, उसका हाफ डिस्टेंस मतलब एल बाई टू और हाफ डिस्टेंस एल बाई टू, इस डिस्टेंस को वो v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इस डिस्टेंस को v2 से कर रहा है, तो बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो टोटल डिस्टेंस l बाई टू प्लस l बाई टू मतलब कितना हो गया, l हो गया। टोटल टाइम, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो सर ने बताया स्पीड कांस्टेंट है, देखो v1 और ये देखो तुम्हारे पास v2। तो इस वाले पार्ट के लिए, ए बी पार्ट के लिए तुम्हारा क्या है, एक मिनट भाई कैमरा लगता है
अब शायद ठीक हो गया, कैमरा गिर गया था भाई। चलो, ए बी पार्ट के लिए अगर तुम देखो तो ए बी पार्ट के लिए स्पीड तो कांस्टेंट है v1, बीसी पार्ट के लिए क्या है v2, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट हुआ तो सर ने बताया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो टोटल टाइम लिखना है, तो इसमें मान लेते हैं कि t1 टाइम लगा है, इस पार्ट में कितना टाइम लगा है, t2 लगा था, टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2 हो गया। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो अगर मैं ए बी पार्ट के लिए लिखूं तो ए बी पार्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस मतलब l बाई टू बाई स्पीड मतलब v1 हो गया। तो ये कितना हो गया, l बाई टू v1, l बाई टू v1, तो ये कितना आ गया, l बाई टू v1 प्लस t2 की वैल्यू देखो कितनी होगी, t2 की वैल्यू देखो कितनी होगी, t2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, t2 तुम्हारा हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब तुम्हारा कितना हो गया, l बाई टू बाई वी टू, तो मतलब तुम्हारा कितना हो गया, l बाई टू बाई वी टू, मतलब l बाई टू वी टू आ जाएगा। l और l कट्टम कुट्टम कर दो भाई, तो ये वन बाई टू वी वन प्लस वन बाई टू वी टू, तो इसको थोड़ा सॉल्व करो भाई, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, टू वी वन वी टू ऊपर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, v1 प्लस v2 आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, इसके बाद मैं कोई कलाकारी नहीं किया हूं, इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स को सॉल्व किया हूं। ठीक है, चलो, हाँ सर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन आवाज देख के मत घबरा जाना, एकदम एक लाइन का चुटकी का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो, a particle moves along the sides AB, BC, CD of a square of side 25 meter with a velocity of 15 meter per second। आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है, याद रखना, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी वो क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्प्लेसमेंट है बाय टोटल टाइम। तो आदमी देखो, ए बी बी सी और सी डी, मतलब ए बी बी सी और सी डी यहां से मूव करते करते ऐसे 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 करके यहां पे पहुंच गया पॉइंट डी पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये नहीं होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को बस ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, वो जो लेंथ होगा। तो ये तुम्हारा 25 मीटर है, देखो ये भी 25 है, ये भी 25 है, और ये स्क्वायर है, तो तुम्हारा ये भी 25 होगा, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया 25 पर, लेकिन अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछता तो ये लेंथ ऐड करते 25 25 25, याद रखना बाय टोटल टाइम। अब यहां पे बच्चे गलती करेंगे, टोटल टाइम निकालने के लिए, टोटल टाइम निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड मत कर देना। टोटल टाइम निकालने के लिए हमेशा हमेशा एवरेज स्पीड पूछे या एवरेज वेलोसिटी पूछे, टोटल टाइम निकालने के लिए हमेशा डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्पीड ही लगाना भाई साहब, लिख लेना, चाहे कुछ भी पूछे, टोटल टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्पीड लिखना, चाहे एवरेज वेलोसिटी पूछे चाहे एवरेज स्पीड पूछे, टोटल टाइम निकालने के लिए यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 25 25 25, मतलब 75, किस स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड से, कट्टम कुट्टुम करो भाई, तो ये हो गया 5 बार में जाएगा, टोटल टाइम लिख दो 5, और ये कट्टम कुट्टुम हो गया, तो ये कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगर ये एवरेज स्पीड पूछ देता यहां पर, तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो जाता, 25 25 25 75, टोटल टाइम हुआ तो सेम रहता है, क्योंकि सर ने बताया कि एवरेज वेलोसिटी पूछे या एवरेज स्पीड पूछे, दोनों में सेम फॉर्मूला लगाना टोटल टाइम निकालने के लिए। तो ये कितना हो गया, बाई 5 कर दो, ये कितना हो गया 15 5 जा, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो कहीं एवरेज स्पीड निकाल देते तो ऑप्शन डी मारते और फटाक से गलत हो जाता, समझे, इसलिए ध्यान में रखना भाई साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये चलो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं, सीखना यहां से क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड इतना। तो सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है, तो हाफ डिस्टेंस कितना हुआ, x/2 हुआ, तो बाकी का डिस्टेंस कितना हुआ, वो भी x/2 हुआ।
द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन टू इक्वल टाइम इंटरवल्स, टू इक्वल टाइम इंटरवल्स। अच्छा, ये x बाई टू वो 3 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है, एंड अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब x बाई टू में टू इक्वल टाइम इंटरवल्स में कर रहा है कवर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो मान लेते हैं कि ये जो अदर हाफ है उसमें टोटल टाइम t लग रहा है, तो t बाई टू और t बाई टू, ठीक है ना, t बाई टू और t बाई टू टाइम में वो कितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो भाई। मतलब कि जो हाफ डिस्टेंस तुम्हारा बचा है उसमें इक्वल टाइम में पहले डिवाइड कर लो, कर लिया, पूरे टाइम में मान लो टी लग रहा है, तो इस वाले पार्ट में आधा आधा टी बाई टू हुआ। इस टी बाई टू को 4.5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है और इसको 7.5 मीटर पर सेकंड। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमको पता है सर, ये होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। झमाझम सर, हमको तो अब सब समझ में आ गया। अभी अभी गर्दा उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को सर, कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन को अभी उड़ाते हैं आपसे पहले। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x बाई टू मतलब तुम्हारा कितना हुआ, x बाई हो गया। टोटल टाइम अगर तुम इसको ए बी और सी मान लोगे, ए बी पार्ट में देखोगे तो टोटल टाइम, टाइम क्या होता था अभी अभी बताया, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो x बाई टू बाई थ्री प्लस ये टाइम ये टाइम t, इसका तो आप लिख चुके डिस्टेंस बाय स्पीड। ये कैसे फाइंड करोगे, देखो अगर इसको o मान लोगे तो bo के लिए लिख रहा हूं, bo पार्ट के लिए लिख रहा हूं। bo पार्ट में क्या है, स्पीड तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाता हूं। तो ये कितना होगा डिस्टेंस, मान लेते हैं y, और ये कितना होगा z, मतलब bo मान लेते हैं y है और oc कितना है, z है। तो y इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड मतलब 4.5 इंटू टाइम मतलब t बाई टू। सर बात समझ में आती है। इसके लिए लिखता हूं ओसी पार्ट के लिए, तो ओसी पार्ट के लिए लिखूंगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि दोनों के लिए टी बाई टू टाइम है। अच्छा, अब दोनों को ऐड कर देते हैं सर प्यार मोहब्बत और प्रेम से। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो गया, 4.5 प्लस 7.5 इंटू टी बाई टू। बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आई, ठीक है। y प्लस जेड क्या है तुम्हारा, देखो y प्लस जेड टोटल ये x बाई टू के इक्वल है, तो ये हो जाएगा x बाई टू इज इक्वल टू 4.5 प्लस 7.5 मतलब 12 इंटू टी बाई टू। कट्टम को तुम कर दो भाई, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, x बाई 12 आ गई, देखो। और यही t तो आपको फाइंड करना था, तो ये प्लस x बाई 12 लिख दो। ये तुम्हारे के पास कितना हो गया, x बाई 6 प्लस x बाई 12। अब थोड़ी सी गलती कर दो तो x और x से कट्टम कुट्टम हो जाएगा, कर दिए सर थोड़ी सी गलती। अब थोड़ी सी गलती करके एलसीएम भी निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई और एलसीएम 12 आ जाएगा। ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा भाई साहब, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लो, ये एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस 1, ये 12 ऊपर भेज दो तो 12 बाई 3, तो कट्टम कुट्टम कर दो 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अब चलो तो एकदम टफ क्वेश्चन बता दो तो भाई, एकदम टफ क्वेश्चन। चलो यहीं पे लेता हूं, बहुत टफ क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से सोचना। मान लो तुम्हारे पास एक आदमी है जो कि यहां पे खड़ा है, ठीक है, वो पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया और पॉइंट बी तक गया 1075 किलोमीटर ट्रैवल करके, किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ले लेता हूं मैं 2375 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यहां से यहां गया। अब फिर बी से ए आ गया इसी पाथ के अलोंग में, मतलब ऐसे गया फिर ऐसे करके आ गया। बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। बोलोगे बाप रे बाप सर, इसको तो 5 मिनट लगेगा कैलकुलेशन करने में ही। अरे भाई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। मैक्सिमम फिजिक्स में जहां पे डराता है ना, वहां पे सॉल्यूशन जो होता है वो एक लाइन का होता है। आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो अगर एक आदमी ए से बी पे गया और बी से ए पर आ गया, तो सर ने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो। तो इनिशियल पॉइंट क्या था, ये ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, फाइनल पॉइंट क्या हो गया ये। तो भाई कोई लाइन ड्रॉ हो पाएगी क्या, नहीं। और अगर कोई लाइन ही ड्रॉ नहीं हो पाएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हो जाएगा 0। और अगर ये 0 हो गया तो ऊपर वाली क्वांटिटी भी 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया, 0 हो गया। तो अगर एवरेज स्पीड पूछा होता तब लंबी कैलकुलेशन होती, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस निकालना होता है, तो डिस्टेंस को सिंपली ऐड करते हैं, ऐसे करके ऐड कर देते हैं, मतलब 175 प्लस 175 करते, तब आके तुम्हारा डिस्टेंस आता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे 0 है, तो डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना कि पूछा क्या जा रहा है। फिजिक्स में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि पूछा क्या जा रहा है, क्या पता कि ऑप्शन एलिमिनेट करके फटाक से एक लाइन में आंसर आ जाए, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाओ। ठीक है, चलो सर, बात इतनी समझ में आती है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तब तक अपना ध्यान रखना, टाटा बाय बाय, टेक केयर।